नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस के चैनल पर। ओके, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं हमारे चैनल पर डेली क्या बोलते हैं प्रिपरेशन चल रही है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें देखिए जो बच्चे यूजी और पीजी के लिए अपीयर होंगे और जिनके सब्जेक्ट्स में देखिए जनरल टेस्ट है। ओके, तो जनरल टेस्ट की बच्चों की प्रिपरेशन चल रही है, जीके और जीएस की। और कॉमर्स के लिए जो बच्चे अपीयर होंगे लाइक बीकॉम और एमकॉम के बच्चे जो अपीयर होंगे उनकी भी प्रिपरेशन रेगुलरली हमारे क्लासेस पे चल रही है। इधर 1-2 दिन से क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ ड्यू टू माई बैड हेल्थ, बट अब कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आप लोगों की क्लासेस ले सकूँ। तो आज देखिए जनरल टेस्ट का हमारा जीके जीएस सेगमेंट का 5वां पार्ट है। ऑलरेडी मैं 4 पार्ट आप लोगों को करा चुका हूँ और हर पार्ट में देखिए 25 क्वेश्चन कराता हूँ। दैट मीन्स अब तक मैं टोटल 100 क्वेश्चंस आप लोगों को विथ एक्सप्लेनेशन करा चुका हूँ। क्लियर, जनरल टेस्ट का जीके और जीएस का। आज देखिए उसी से रिलेटेड 5वां पार्ट है हमारा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने क्लासेस को शुरू करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पहले वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सके और वो इस क्लास से लाभान्वित हो सके। क्लियर, तो इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप हर जगह ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो बच्चे सीयूएट एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे या जो बच्चे लाइफ में कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे जिसमें जीके और जीएस का सेगमेंट आएगा, उन सभी बच्चों को आप लोग शेयर कर दीजिए क्योंकि जीके और जीएस का सेगमेंट सबके लिए समान ही होता है। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने सीयूएट की 5वीं क्लास शुरू करते हैं, जनरल टेस्ट की जीके एंड जीएस की। हाँ, तो देखिए जनरल टेस्ट की 5वीं क्लास सीयूएट 2020 की। ठीक, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी स्वास्तिक 0421 पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप लोग सर्च करिएगा स्वास्तिक 0421, हम लोग मिल जाएंगे। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल सके। और किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी करनी है तो देखिए डायरेक्ट मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। मेरा यूज़र आई डी है विकास_श्री, या इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट क्वेरी कर सकता है। यूज़र आई डी ये सारे के सारे का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी सीयूएट की जनरल टेस्ट की जीके एंड जीएस सेगमेंट की 5वीं क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे जीके और जीएस का क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा तब क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा आप लोग को। कह रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह कहाँ से निकलती है आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है, मिलम, गंगोत्री, यमुनोत्री या चिमायुंगदुंग। क्लियर, तो आपको आंसर इसका करना है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मिलम, गंगोत्री, यमुनोत्री या चिमायुंगदुंग। क्लियर, तो याद रखिएगा आप लोग ब्रह्मपुत्र रिवर जो होता है ना वो चिमायुंगदुंग से निकलती है और जो बे ऑफ बंगाल है उसमें जाकर समाहित हो जाती है। ठीक, इसकी देखिए जो टोटल लेंथ है ब्रह्मपुत्र नदी की वो 2900 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये नदी देखिए आपका यही चिमायुंगदुंग जो तिब्बत में पड़ता है, याद रखिएगा ये एरिया तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत सब जानते हैं चाइना के अंडर में आता है, तो यानी कि ये तिब्बत से देखिए नदी निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए ये नदी क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अर्थक्वेक्स आर जनरली एज एसोसिएटेड विथ, यानी कि अर्थक्वेक देखिए जनरली किसके साथ एसोसिएट किया जा सकता है, जॉइंट्स के साथ, फॉल्ट्स के साथ, फोल्ड्स के साथ या शेक के साथ। तो बताइए आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा। अर्थक्वेक आर जनरली एसोसिएटेड विद जॉइंट्स, फॉल्ट्स, फोल्ड्स या शेक्स, जल्दी आंसर करिए। तो देखिए जो अर्थक्वेक होता है ना वो जनरली आपका जो एसोसिएट होता है वो फॉल्ट से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है आपसे, दिस साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द मलेरिया वॉज कॉज्ड बाई द बीटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोस। यानी कि देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार होंगे एक्चुअली आपके। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या तैयार होगा कि डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि बताइए जो मलेरिया बीमारी होती है वह किस मच्छर के काटने से होती है। याद रखिएगा मलेरिया बीमारी किस मच्छर काटने से होती है, तो वो आपकी जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज होता है उसके काटने से मलेरिया का रोग होता है। क्लियर,
अब यहाँ पे आते हैं, किसने क्या बोलते हैं मलेरिया को डिस्कवर किया था, उसका आंसर आपको करना है। तो एडवर्ड जेनर, लुइस पॉस्चर, रॉबर्ट कोच या रोनाल्ड रॉस। तो इसका आंसर आप लोग करिए जरा, देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि किसने मलेरिया की खोज की थी। जो आपका क्या बोलते हैं फीमेल एनोफिलिसिस मच्छर काटने से होता है, ठीक। तो वह मलेरिया की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा जो मलेरिया की खोज है वो रोनाल्ड रॉस ने की थी। क्लियर। इन तीनों लोग के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने, याद रखिएगा, सबसे पहले वैक्सीनेशन की खोज की थी। सबसे पहले वैक्सीनेशन की जो खोज थी वो एडवर्ड जेनर ने ही की थी। कब की थी ये भी पूछता है आपसे एक परीक्षा में, तो ये याद रखिएगा 1796 में की थी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए लुइस पॉस्चर। लुइस पॉस्चर देखिए बहुत फेमस नाम है, आप लोग सुने होंगे। लुइस पॉस्चर ने देखिए जो रेबीज का वैक्सीन होता है, जो रेबीज का वैक्सीन होता है उसकी खोज की थी। कब की थी, 1860 में। फिर आते हैं रॉबर्ट कोच। ये सब आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट करते रहिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं परीक्षा में, ठीक। तो रॉबर्ट कोच ने, याद रखिएगा, जो क्या बोलते हैं कालरा डिजीजेस जो होता है उसकी खोज की थी। कालरा डिजीजेस जो होता है उसकी खोज की थी। कब की थी, 1877 में। और रोनाल्ड रॉस अभी आप लोग को पता चला, जो मलेरिया रोग था उसकी खोज की थी। कब की थी, 1897 में की थी, ठीक। तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने देखिए वैक्सीनेशन की खोज की थी 1796 में। लुइस पॉस्चर ने रेबीज के वैक्सीनेशन की खोज की थी 1860 में। रॉबर्ट कोच ने कालरा की खोज की थी 1877 में। और रोनाल्ड रॉस, जिसका आंसर देखिए मलेरिया की खोज किए थे रोनाल्ड रॉस, 1897 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये सब आप लोग कॉपी पेन में नोट करते रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है। द गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च्ड बाय, यानी कि देखिए जो गंगा एक्शन प्लान है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, आपसे पूछ रहा है। क्लियर। गंगा एक्शन प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह या इंदिरा गांधी। तो जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग। तो जो गंगा एक्शन प्लान है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा जो गंगा एक्शन प्लान है वो राजीव गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था 14 जनवरी 1986 को। क्लियर। गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी जी द्वारा लॉन्च किया गया था 14 जनवरी 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कह रहा है। तो द विटामिन विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी या विटामिन डी। तो बताइए जल्दी जल्दी आप लोग, इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा विटामिन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एंटी होना चाहिए एक्चुअली, ANT। हाँ, तो बताइए कौन सा विटामिन जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो याद रखिएगा विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये तीनों के तीनों आपके एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। याद रखिएगा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई जो होता है ये तीनों के तीनों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, यानी कि इस हिसाब से देखिए ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका करेक्ट बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है। इलेक्ट्रोल रोल इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि इलेक्ट्रोल का जो रोल होता है वो भारत में किसके द्वारा तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रोल रोल्स में देखिए आपका होता है जो निर्वाचन होता है ना, वोटिंग होती है ना, तो वो जो वोटिंग होती है आपकी, जो निर्वाचन होता है, तो उससे संबंधित देखिए जो नामावली होती है जिसमें सबके नाम्स लिखे होते हैं, जिसको हम लोग मतदाता सूची बोलते हैं। मतदाता सूची आप लोग सुने होंगे, जो लोग वोट डाले होंगे। तो जो मतदाता सूची होती है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है, वो आपको आंसर करना है। क्लियर। पार्लियामेंट के द्वारा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा या रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा। तो मतदाता सूची आप लोग आंसर करके तुरंत बताइए किसके द्वारा तैयार की जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मतदाता सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो मतदाता सूची आप सब जानते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा तैयार किया जाता है। क्लियर। और इलेक्शन कमीशन के बारे में देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल्स है वो आर्टिकल्स 324 है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन करता है कि इलेक्शन कमीशन का संबंध बताइए कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 324 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है। द रूलर
हु वॉज कंटेम्प्री ऑफ द बुद्धा, यानी कि बताना है कि बुद्धा के समय आपका कौन सा मतलब लॉर्ड बुद्धा के समय कौन सा इन चारों में से राजा राज करता था। उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मानंद। जल्दी आंसर करिए कि लॉर्ड बुद्धा के कंटेम्प्रेरी पीरियड में कौन सा ऐसा शासक था जो राज करता था। उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मानंद। तो देखिए जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बिंबिसार। बिंबिसार ही जो था वो बुद्धा के साथ मतलब बुद्धा के पीरियड में राज करता था। और आपको पता है ये जो बिंबिसार था ये बुद्धा का एक अच्छा फ्रेंड भी था और उनका प्रोटेक्टर भी था, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। और बिंबिसार सब जानते हैं किस क्या बोलते हैं साम्राज्य का शासक था। तो बिंबिसार हमेशा याद रखिएगा आपका जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य उसका शासक था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है। द लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल बिटवीन द पल्लव्स एंड द चालुक्य स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पल्लव रूल। ठीक, तो यानी कि देखिए जो आपका पल्लव थे और जो चालुक्य थे, ठीक, जब जो पल्लव थे और चालुक्य थे इनके बीच में देखिए जो स्ट्रगल शुरू हुआ, लॉन्ग स्ट्रगल शुरू हुआ, वह किसके कार्यकाल में देखिए शुरू हुआ था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सिम्हा विष्णु नरसिम्हा वर्मन वन या महेंद्र वर्मन टू। तो पल्लव्स और चालुक्य के बीच में देखिए जो स्ट्रगल शुरू हुआ था वह जो आपका शुरू हुआ था वो याद रखिएगा जो महेंद्र वर्मन वन थे उनके कार्यकाल से ये प्रारंभ हुआ था, पल्लव और चालुक्यों के बीच में स्ट्रगल्स। क्लियर। आप लोग से देखिए क्या बोलते हैं, जैसे बस जनरल टेस्ट के पर्पज से ही पूछ रहा है क्वेश्चंस, तो इसीलिए ज़्यादा हिस्ट्री में मत घुसेगा, नहीं तो हिस्ट्री इतना बड़ा टॉपिक है कि आप पढ़ते रह जाएंगे। इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक्स पे ध्यान रखिए आप लोग की ताकि प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। विच इज़ नॉट कमीशनड रैंक इन द इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय सेना में इन चारों में से कौन सा ऐसा रैंक है जो कमीशन नहीं है। याद रखिएगा कमीशन नहीं है पूछा है। इन चारों में से ऐसा कौन सा रैंक है जो भारतीय सेना का नहीं है। ग्रुप कैप्टन, मेजर, कर्नल या ब्रिगेडियर। जल्दी से आंसर करिए जरा इसका तो आप लोग कि इसमें से ऐसा कौन सा रैंक है जो भारतीय सेना का रैंक नहीं है। क्लियर। ग्रुप कैप्टन सॉरी, मेजर, कर्नल या ब्रिगेडियर। तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका जो बनेगा वो बनेगा ग्रुप कैप्टन, क्योंकि ग्रुप कैप्टन देखिए जो होता है वो इंडियन आर्मी का रैंक ना होकर इंडियन एयर फोर्स का रैंक होता है। याद रखिएगा ग्रुप कैप्टन जो होता है वो आपका इंडियन एयर फोर्स का होता है। और ये तीनों के तीनों आप लोग जान रहे हैं हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के रैंक है। अच्छा एक क्वेश्चन यहां से आप लोग बताइए कि हमारे इंडियन नेशनल आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट किया था, इंडियन नेशनल आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, जरा आप लोग आंसर करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है। सडल पिक द हाईएस्ट पिक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन, यानी कि देखिए यहां से क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। सबसे पहली बात क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन तैयार हो गया कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है। तो याद रखिएगा अंडमान एंड निकोबार का जो सबसे हाईएस्ट पिक है आपका वो आपका सैडल पिक है। क्लियर। अब ये कहां पे आपका सिचुएटेड है, ग्रेट निकोबार में, मिडिल अंडमान में, लिटिल अंडमान में या नॉर्थ अंडमान में। तो जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग, देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि जो आपका क्या बोलते हैं सैडल पिक है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड का सबसे बड़ा पिक है, सबसे ऊंची चोटी है, वो आपका कहां पे सिचुएटेड है। ठीक, तो इसका आंसर देखिए बनेगा नॉर्थ अंडमान में। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी टाइम्स इज इंडियाज एरिया लार्जर देन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि देखिए जो भारत का एरिया है, भारत का क्षेत्रफल है, वह पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना टाइम्स, कितना गुना ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है, जो भारत का क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना ज़्यादा है, कितना टाइम्स ज़्यादा है। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स या 9 टाइम्स।
तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं दोनों का एरिया आपको बता दूं ताकि आप लोग इजीली आंसर कर पाएँ। तो देखिए जब भारत की बात होगी, इंडिया, तो इंडिया का देखिए जो एरिया है ना आपका वो है क्या बोलते हैं 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर किलोमीटर, ये भारत का एरिया है। क्लियर। और जब पाकिस्तान की बात करेंगे हम लोग, तो पाकिस्तान का एरिया देखिए जो है आपका वो है 7,96,095 यानी कि 95 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। तो देखिए जो भारत का एरिया है ना वो पाकिस्तान के एरिया से लगभग 4.13 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर देखिए बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब आपको इसमें से बताना है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट इनमें से कौन सा है। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है, यानी कि वह प्लांट आपका जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, वो इसमें से कौन सा प्लांट है। बैलेनफोरा, रेफ्लेसिया, ऑर्गेनिक या ड्रोसेरा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो आपका इंसेक्टिवोरस है। ठीक, तो ये आइए कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ इंसेक्टिवोरस के, तब आप लोग इजीली आंसर कर पाएंगे। तो देखिए जैसे क्वेश्चंस में ज़रूरी तो है नहीं यही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, जिसको हम लोग कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। ठीक, तो जैसे सबसे पहले देखिए आपका होता है क्या बोलते हैं स्पाइडर्स। जैसे ये लोग देखिए जो खा जाते हैं, सॉरी, स्पाइडर्स को छोटे छोटे खा जाते हैं, या जो माइट्स होते हैं, प्रोटोजोआस होते हैं, इन लोग को ये देखिए खा जाते हैं। क्लियर। अब ये जो प्लांट्स होते हैं आपके, एक होता है आपका एल्ड्रो वैंडा, और होता है आपका डायनोइया, फिर एक होता है आपका ड्रोसेरा, फिर होता है आपका ड्रोसोफिलिम। इस टाइप के प्लांट्स देखिए आपके कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, जिसको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहा जाता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन में ये ऑप्शन 4 था, ड्रोसेरा, तो ये देखिए आपका करेक्ट बन जाएगा। ये सब देखिए जीके जीएस के परसेप्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन डेमोक्रेसी, ओके, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है आपको बताना है। सोशल, समाज, पॉलिटिकल यानी कि राजनीति, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, या गवर्नमेंटल यानी कि सरकार। तो आंसर करिए जरा आप लोग, डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। तो देखिए वैसे तो डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका पब्लिक, ये याद रखिएगा, क्योंकि पब्लिक कोई चुनने का अपना नेता का अधिकार है। क्लियर। लेकिन पब्लिक देखिए क्या चुनती है, नेता चुनती है, इसीलिए इसका आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से पॉलिटिकल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या कह रहा है। ड्यू टू विच इंसिडेंट डिड गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, यानी कि इन चारों इंसिडेंट में से ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। ठीक, इन चारों इंसिडेंट में से ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वापस लिया था। चौरी चौरा इंसिडेंट, चंपारण मूवमेंट, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, या बारदोली मूवमेंट। जल्दी से आंसर करिए, किसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वापस लिया था। तो याद रखिएगा जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 को, जिसमें भारतीय जो वो थे क्या बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे, वो आपका एक जेल में जाकर आग लगा दिए थे, जिससे 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। चौरी चौरा में जो गोरखपुर ज़िले में पड़ता है, तो उसमें देखिए एक जेल थी, उस जेल में जाकर लोगों ने आग लगा दी थी, जिससे वजह से 22 पुलिस कर्मियों की मौत हुई थी। तो उसी से आघात होकर गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। हु सेड, किसने कहा, द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, यानी कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी एक्चुअली हर स्टूडेंट को क्या बोलते हैं अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, कि जो नामुमकिन शब्द है
वह सिर्फ मूर्खों की डिक्शनरी में ही होता है, मूर्खों के शब्दकोश में होता है। यह किसने कहा था? हिटलर ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, जूलियस सीजर ने या नेपोलियन ने? तो किसने कहा था कि इम्पॉसिबल जो वर्ड है आपका, द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फोर्स? तो याद रखिएगा ये जो वर्ड्स थे ये आपके नेपोलियन के थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कि जो बुद्धिज़्म का 8-fold पाथ है उसमें क्या इंक्लूड नहीं है? तो पहले आइए आप लोगों को बता देता हूं कि बुद्धिज़्म में जो 8-fold पाथ्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। वेट अ सेकेंड। तो देखिए जो भगवान बुद्ध के 8 पाथ फोल्ड बताए गए हैं, जिसको मतलब भगवान बुद्ध के मार्ग भी बताया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखिए सबसे पहले जो होती हैं वो होता है आपका राइट व्यू। राइट व्यू। दूसरा देखिए होता है आपका राइट एस्पिरेशन। एस्पिरेशन। तीसरा देखिए क्या होता है राइट स्पीच। ये सब नोट करते रहिएगा आप लोग। चौथा देखिए क्या होता है आपका राइट एक्शन। पांचवा आपका देखिए क्या होता है राइट लिवहुड। छठवां देखिए आपका क्या होता है राइट एफर्ट। सातवां देखिए आपका क्या होता है राइट माइंडफुलनेस। और आठवां देखिए आपका जो होता है वो होता है क्या बोलते हैं राइट कंसंट्रेशन। ये आपके भगवान बुद्ध के 8-fold पाथ हैं। सबसे पहला राइट व्यू, दूसरा राइट एस्पिरेशन, तीसरा राइट स्पीच, चौथा राइट एक्शन, पांचवा राइट लिवलीहुड, छठवां आपका राइट एफर्ट्स, सातवां आपका राइट माइंडफुलनेस और आठवां राइट कंसंट्रेशन। क्लियर? तो 16 का आंसर देखिए, इसमें से पूछा था कि कौन सा इंक्लूड नहीं है 8-fold पाथ में। क्लियर? तो देखिए जो राइट डिजायर है वो आपका इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, क्योंकि इच्छा की तो त्याग करने की उन्होंने बात कही थी और इच्छा तो कभी 8-fold पाथ बन ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है विच डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यास, यानी कि किस डायनेस्टी ने मौर्य डायनेस्टी को सक्सीड कर लिया था? सातवाहन, शुंग, यवन या पांड्या? तो जल्दी से इसका आंसर करिए कि किसने क्या बोलते हैं किस डायनेस्टी ने मौर्य डायनेस्टी को सक्सीड कर लिया था, खत्म कर दिया था? किस डायनेस्टी के मतलब मौर्य डायनेस्टी के बाद, जैसे आप लोग सुने होंगे ना अलग अलग डायनेस्टी थी, मौर्य, गुप्ता, तो इसी तरह जो मौर्य डायनेस्टी थी उस मौर्य डायनेस्टी के बाद किस डायनेस्टी का शासनकाल शुरू हुआ? सत्यवाहन, शुंग, यवन या पांड्या? तो याद रखिएगा जो शुंग डायनेस्टी थी उसी की शुरुआत हुई मौर्य डायनेस्टी के बाद। और जो शुंग डायनेस्टी की देखिए जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी पुष्यमित्र शुंग द्वारा। क्लियर? पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपसे क्या कह रहा है विच मेटल इज यूज्ड विथ आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, यानी कि आयरन लोहे के साथ इन चारों में से ऐसा कौन सा मेटल मिलाया जाता है जिससे कि स्टेनलेस स्टील तैयार होता है? यानी कि लोहे के साथ इसमें से कौन सा ऐसा मेटल मिलाया जाता है जिससे आपका स्टेनलेस स्टील तैयार होता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन या कार्बन? तो आंसर करिए इसका कि क्या बोलते हैं आयरन के साथ ऐसा कौन सा मेटल मिलाया जाता है जिससे आपका स्टेनलेस स्टील तैयार होता है? तो याद रखिएगा आप लोग आयरन के साथ जब हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं तब जाके आपका स्टेनलेस स्टील तैयार होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है हाउ मेनी ईयर्स कैन अ पैरट लिव, मतलब एक तोते की जीवन अवधि कितनी होती है? एक तोते की जीवन अवधि कितनी होती है? 20 साल, 40 साल, 70 साल या 140 साल? तो देखिए एक तोते की जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 20 साल के आसपास होती है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या कह रहा है, टेंडन्स एंड लिगमेंट्स बोथ रिलेटेड टू बोन आर, यानी कि जो टेंडन्स है और जो लिगमेंट्स होता है वो देखिए जो हड्डियां होती हैं उससे किस प्रकार से संबंधित होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, या एपिथेलियल टिश्यू होता है, या स्केलेटल टिश्यू होता है। जल्दी से आंसर करिए इसका आप लोग कि जो आपका टेंडन और लिगमेंट होता है वह हड्डियों से मतलब बोन से किस प्रकार से रिलेट करता है। ठीक, तो आप सभी जानते होंगे जो लिगमेंट होता है वो जॉइंट का काम करता है, जॉइंट यानी कि जोड़ने का, तो इसीलिए ये कनेक्टिविटी टिश्यू आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कंप्यूटर का है। देखिए सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए ले रखे हैं, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ताकि आप लोगों का सारा टॉपिक लगभग कवर हो सके, तो इसीलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग। व्हाट डज अ कलेक्शन ऑफ HTML पेज मेक, यानी कि HTML पेज जो होता है उसमें किस टाइप के कलेक्शंस होते हैं, हाइपरलिंक्स के, हाइपरटेक्स्ट के, वर्ल्ड वाइड वेब के, या हाइपर मीडिया के। तो पहले देखिए मैं आप लोगों को HTML का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। तो HTML का देखिए जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका होता है HTML का फुल फॉर्म। तो बताइए अब इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट डज अ कलेक्शन ऑफ HTML पेज मेक, हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट और वर्ल्ड वाइड वेब या हाइपर मीडिया। तो याद रखिएगा जो HTML पेज होता है वो हमेशा www वर्ल्ड वाइड मीडिया को ही लेकर रिप्रेजेंट करता है। इसी में देखिए हम लोग जब भी कुछ सर्च करना होता है तो गूगल में देखिए आप डालते हैं ना लिंक बार में, तो www से शुरू होता है, तो वही चीज़ जो कलेक्शन होता है वो HTML पेज के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है आपसे, फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स वर प्लेड ड्यूरिंग 1930 इन, यानी कि देखिए जब पहली बार कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था 1930 में। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन फिर तैयार होगा आपका, किस पूछ लेगा सवाल डायरेक्ट, बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम फर्स्ट टाइम कहाँ प्ले किया, कब प्ले किया गया था। तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम 1930 में सबसे पहली बार खेला गया था। अब सवाल पूछा था कि कहाँ खेला गया था, तो ऑप्शन है आपके लंदन, कनाडा, ब्राज़ील या पाकिस्तान। तो आंसर करिए इसका, जो कॉमनवेल्थ गेम है वो सबसे पहले कहाँ खेला गया था। तो याद रखिएगा जो कॉमनवेल्थ गेम है वो सबसे पहले आपका कनाडा में खेला गया था। क्लियर, कब खेला गया था, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच रिवर इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश, यानी कि इन चारों में से ऐसे कौन सा रिवर है जो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसका नाम बदलकर पद्मा हो जाता है। आंसर करिए आप लोग कि कौन सी ऐसी रिवर है जो आपका क्या बोलते हैं बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, मतलब बांग्लादेश में उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, जमुना, गंगा, तीस्ता या ब्रह्मपुत्र। तो बताइए किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। आंसर करिए जल्दी जल्दी, आप लोग देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस, यानी कि इन चारों लोगों में से क्या बोलते हैं इंडियन रेनेसेंस के फादर कौन थे। यानी कि अगर क्वेश्चन हिंदी में समझा जाए तो यानी कि भारत में नव जागरण या पुनर्जागरण, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो जल्दी से आंसर करिए, भारत में पुनर्जागरण का पिता यानी कि फादर ऑफ रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, रेनेसेंस किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा फादर ऑफ रेनेसेंस की जो उपाधि दी गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भारत में पुनर्जागरण की जिन्होंने शुरुआत की थी, वो थे राजा राम मोहन रॉय। क्लियर, और राजा राम मोहन रॉय ने देखिए एक समाज की शुरुआत की थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज की शुरुआत किसने की थी, ब्रह्म समाज।
तो ब्रह्म समाज की शुरुआत भी याद रखिएगा राजा राम मोहन रॉय ने ही की थी। कब की थी? 1828 में। ठीक, तो ब्रह्म समाज के भी देखिए जो आपके फाउंडर थे वो आपके राजा राम मोहन रॉय थे, जिन्होंने 1828 में इसको फाउंड किया था। और आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज, यानी कि जो देखिए डेमोक्रेसी शब्द है, लोकतंत्र शब्द है, वह किस भाषा से डिराइव किया गया है? ग्रीक, हेब्रू, इंग्लिश या लैटिन? तो बताइए इसका आंसर। जो आपका डेमोक्रेसी शब्द है वह किस भाषा से डिराइव किया गया है? तो याद रखिएगा डेमोक्रेसी शब्द जो है वो आपका ग्रीक भाषा से डिराइव्ड किया गया है। क्लियर? तो हम लोगों ने देखिए टोटल 25 क्वेश्चन आज के टेस्ट में भी कर लिए। टोटल 25 क्वेश्चन हम लोगों ने जनरल टेस्ट के निपटा दिए और इसी कंप्लीट होने की वजह से हमारा देखिए अब तक जनरल टेस्ट का जीके और जीएस का 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी हमारी क्लासेस से लाभान्वित हो सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।